मैं द अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप का करीब 3 साल तक फैन रहा हूँ। वो उत्तेजना और उत्सुकता जो इन लड़ाई को देखने से मेरे अंदर आती है, उसकी तुलना मैं अपने जीवन में हुए किसी भी और अनुभव के साथ नहीं कर सकता। इसलिए मैं अक्सर वहां जाता हूँ, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा अप्रिय और दर्दनाक अनुभव होगा जैसा पिछले हफ्ते हुआ था। उस दिन चार्ल्स ओलिवेरा और डस्टिन पोरियर के बीच लड़ाई थी। प्लान ये था कि मैं अपने एक दोस्त के साथ ही लड़ाई देखने जाऊंगा, लेकिन उसने आखिर में मना कर दिया, इसलिए मैं वहां अकेला ही चला गया। पहले राउंड में ही लोगों के बीच उत्साह बढ़ गया और जैसे ही दूसरा राउंड शुरू हुआ, पूरे कमरे में लोगों के उत्साह का शोर गूंजने लगा। कम ऑन! मैं चाहता था कि डस्टिन जीते, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार चार्ल्स जीतेगा। जो भी हो, पर मेरा दिल तो जोर जोर से धड़क रहा था। जब तक दूसरा राउंड खत्म हुआ तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा गला चिल्ला चिल्ला कर बैठ गया है। मैं अगले राउंड के शुरू होने तक वहीं रहना चाहता था, लेकिन मुझे बाथरूम जाने की भी सख्त जरूरत थी। इसलिए मैं भीड़ से निकलकर एक कमरे के हॉल की दूसरी तरफ जाने लगा। जब मैं बाथरूम की तरफ जा रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि आए हुए सभी लोग इस खेल के लिए जितने दीवाने हैं कि कोई भी अपने जगह छोड़कर बाथरूम तक नहीं जाना चाहता, मेरे अलावा। इसलिए बिल्डिंग के उस हिस्से में एक भी बंदा नहीं था। हॉल के आखिरी हिस्से तक आते आते खेल और लोगों के चिल्लाने की आवाज इतनी कम हो गई कि कोई पता ही नहीं लगा सकता था कि यहाँ कुछ हो भी रहा है या नहीं। शिट यार, अब तो मुझे ये तक पता नहीं चलेगा कि खेल कब शुरू हुआ। मुझे जल्दी अपना काम खत्म कर लेना चाहिए। दरवाजा खोलने के बाद जब मैं अंदर गया तो मुझे एहसास हुआ कि वहां वाकई कोई नहीं था, क्योंकि सभी दरवाजे खुले हुए थे। जल्द ही मैं एक स्टॉल के आगे गया, अंदर घुसा, दरवाजा बंद किया और आप जानते हैं, अपना काम करने लगा। उस जगह की शांति सिर्फ और सिर्फ मेरी सांसों की आवाज से भंग हो रही थी और उसके अलावा जो आवाज मैं निकाल रहा था उससे। लेकिन फिर मैंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, लेकिन बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि उस आवाज से लग रहा था कि वो दरवाजा किसी ने थोड़ा सा ही खोला है, जैसे कि वो देखना चाह रहा हो कि अंदर क्या है। वो क्या था? मैं कसम खाता हूं कि मुझे ऐसा लगा कि वो द्वेष और जोश में किसी के हंसने की आवाज थी। जब वो दरवाजा पूरा खुला तो उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजी, ठीक उसी तरह जब उसकी आवाज दरवाजा बंद होने पर आई थी। मैं हैरान हो गया। उस अजनबी के पैरों की आवाज से मुझे अंदाजा हो गया कि वो भी बाथरूम के स्टॉल में जाना चाह रहा था। जैसे ही वो आदमी मेरे करीब आया, शराब, सिगरेट और पसीने की बहुत ही तेज बदबू ने मेरे नाक के बाल जला दिए और मेरे मुंह से एक ही शब्द निकला, छी। अचानक मेरे बगल वाले बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद हुआ। पागल शराबी। उस आदमी की तरफ से आती हुई वो तेज बदबू से मुझे चक्कर आने लगे थे। यहाँ तक कि मैं जो काम कर रहा था उसे खत्म करने में भी मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा था, क्योंकि अब मैं वहां बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं बस खुद को साफ करूंगा और बाथरूम से बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैंने कुछ सुना। मैं तुम्हें सूंघ सकता हूं। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? तुम्हारी महक बहुत ही तेज है, मैं तुम्हें सूंघ सकता हूं, मुझे ये पसंद है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन इस बार ये कोई अच्छा संदेश नहीं था। आखिर ये क्या बकवास है? तुमने इतनी पी हुई है? मेरे अंदर जो बुरा एहसास हो रहा था वो चीजों को और भी ज्यादा खराब कर रहा था, क्योंकि इस एहसास के साथ साथ उस बदबू ने मेरे सर में दर्द कर दिया था। इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने सर पर मसाज करने लगा, ये सोचकर कि मुझे बेहतर महसूस होगा। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें शिट! वो मेरे बाथरूम के स्टॉल के नीचे से मुझे अंदर झांक कर देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तुम्हें आखिर क्या लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी महक ले रहा हूं। कैसी घटिया बात है ये, हम बाथरूम में हैं। मैं तुम्हें और करीब से सूंघना चाहता था, तुम्हें देखना चाहता था। मैं शांत होकर उसे देखता रहा और ये सोचने लगा कि आखिर उसने क्या कहा। क्या बकवास है ये? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? क्या अच्छा लगा? निकल जाओ यहां से, नहीं तो। मैंने फौरन अपना फोन निकाला और कैमरा ऑन कर दिया। मैं तुम्हें रिकॉर्ड कर रहा हूं, निकल जाओ यहां से, घटिया आदमी। कुछ देर तक अजीब भाव बनाने के बाद वो आदमी पीछे हट गया। मैंने खुद को शांत करने के लिए एक लंबी सांस ली, फिर खुद को साफ किया और टॉयलेट को फ्लश किया। उसके बाद जैसे ही मैंने अपना हाथ दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ाया, मैं खुद को उसे छुड़वाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं खुद को छुड़वा ना पाऊं। मैं कहता हूं कि जाने दो मुझे। जल्दी मैंने अपने बाएं पैर से उसके हाथ पर वार किया।
मैं सच कह रहा हूँ, मुझे उसकी हड्डी टूटने की आवाज तक आई। आ! पागल बेवकूफ। मैं हांफते हुए बाथरूम से बाहर निकला क्योंकि मेरा सर बहुत घूम रहा था और मैं घबराया हुआ था, इसलिए मैं एक औरत से जा टकराया, लेकिन मैं रुका नहीं। सर, मेरी नाक में उस आदमी की तेज बदबू की महक अब तक थी, जिस वजह से मेरा उल्टी करने जैसा मन हो रहा था। इसलिए इससे पहले कि मैं हॉल के आखिर तक पहुंच पाता, मेरे पास रुकने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आसपास सब कुछ घूम रहा हो। इसलिए मैं एक दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया और लंबी लंबी सांस लेने की कोशिश करने लगा। क्या आप ठीक हैं? मैं जानता था कि जो औरत मुझसे बात कर रही थी वो वही थी जिससे मैं टकराया था, लेकिन मैं उससे मुड़कर देखना नहीं चाहता था। बाथरूम में एक पागल है। हाँ, मुझे बहुत ही जोर से गुस्सा आने लगा, इसलिए इस बार मैं उस पर चिल्लाने के लिए मुड़ा। एक पागल, बाथरूम में एक पागल आदमी। वो औरत उस जगह की सफाई का काम कर रही थी और वो मुझे बस हैरानगी से देखती रही। यहाँ कोई दिक्कत है? शायद सुरक्षा गार्ड ने मुझे सुन लिया था, इसलिए वो हमारे पास आया और उस औरत के साथ आकर खड़ा हो गया। वहां उस बाथरूम में एक पागल आदमी, वो मुझे घूर रहा था और वो औरत शर्मिंदा होकर मुझसे अपनी आंखें चुराने लगी। मुझे नहीं पता कि आखिर वो क्या करना चाहता था, लेकिन उसने मुझसे कुछ अजीब सी बातें की और फिर। सर, मुझे लगता है कि आपको आराम की जरूरत है। मैं डरा हुआ हूं, मुझे आराम की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम उस पागल आदमी का कुछ करो। मैं जरूर करूंगा, आप बस उससे दूर रहिएगा। आखिर ये क्या क्या? उसके बाद मैं उस जगह से चला गया। मैं ये सोचकर वहां रुका ही नहीं कि वो पागल दोबारा मेरे पास आ सकता है। जो कुछ भी हुआ उसे भूलने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे ऐसी चीज का एहसास हुआ जिससे मुझे घिन आने लगी। जब मैं आने वाले इवेंट्स के बारे में जानकारी पढ़ रहा था तो मैंने एक फाइटर की फोटो देखी। उसके साथ उस जगह का मालिक था जिस जगह मैं गया था। वो वही आदमी था। चंद मिनटों की प्रसिद्धि के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो? क्या तुम अपने परिवार को छोड़ सकते हो? अपने दोस्तों को? किसी की जान लेकर? या फिर अपनी जान? मैंने ये शब्द पहली बार अपने बॉस के मुंह से सुने जब मैं सिर्फ 24 साल की थी। मैं काफी छोटी और अब से कई ज्यादा महत्वाकांक्षी थी। मेरा सपना था कि मैं देश की सबसे बेहतरीन पत्रकार बनूं। मैं हर न्यूज चैनल, हर अखबार पर होना चाहती थी। आसान शब्दों में कहा जाए तो गलत समय पर गलत जगह। क्या तुम्हें इस बारे में यकीन है क्या? नहीं क्लेयर, मेरा सोर्स 100% पक्का है, खबर देता है। मुझे नहीं पता, अगर रेड टार्जन हमें इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो भी जाता है तो भी क्या ये मजेदार होगा? यूएफसी के सभी फैंस पागल हो जाएंगे। रेड टार्जन रिंग का सबसे ज्यादा गुस्से वाला और निर्दयी फाइटर रहा है। उसकी जिंदगी के बारे में कोई नहीं जानता। किसी को लगता है कि वो मर गया है, कोई सोचता है कि वो रशिया चला गया है, और वो लोग ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि वो अब तक यही है। हाँ, मेरे पास हारने के लिए है भी क्या? हाँ, वैसे नई चेन? ओह हाँ, जब से मेरी दादी का ऑपरेशन सफल हुआ है तब से मैं इसे पहन रहा हूं। प्लीज तुम मुझे इसे छुपाने के लिए मत कहना। क्यूट, तुम इसे पहन सकते हो। कुछ दिन बाद केनी और मैं उस जगह पर गए जहां उस आदमी ने हमें मिलने के लिए बुलाया था। वो जगह काफी दूर थी और वहां पहुंचने में हमें काफी वक्त लग गया, लेकिन उससे मेरे अंदर का उत्साह बढ़ा ही। जब हम मेरी गाड़ी से उतरे तो हमने अपने सामने एक खंडर फैक्ट्री देखी। केनी काफी डरा हुआ था, लेकिन मैं पहले से ही जानती थी कि हम कहाँ आ रहे हैं। मैंने निकलने से पहले ही गूगल पर यह जगह देख ली थी। अब मुझे नहीं लगता कि मैं अंदर जाना चाहता हूँ। मुझे उससे विपरीत लग रहा था और मैं बहुत उत्साहित थी। मैं भी थोड़ा डरी हुई हूँ केनी, मैंने झूठ कहा। लेकिन चिंता मत करो, हम पत्रकारों को यही तो करना होता है। उसी के साथ साथ ये आदमी हमें कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये जानता है कि हम इससे मिलने आए हैं और हम पक्का किसी न किसी को बताकर ही आए होंगे। तो फिर इसने हमें इस तरह की जगह पर क्यों बुलाया है? अंदर चलकर देखते हैं। जब मैंने दरवाजा खोला और मैं अंदर गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में प्रवेश कर रही हूँ। छत टूटी हुई थी, उस जगह का हर सामान टूटा हुआ था और बाहर से बिल्कुल लगा उस पूरी जगह पर खाने की चीजों के खाली पैकेट, अखबार और बियर की खाली बोतल्स पड़ी हुई थी। और थोड़ा अंदर जाने पर हमें वहां 3 लड़के दिखे।
उनमें से 2 के चेहरे ढके हुए थे और उनमें से एक सबसे लंबे और बड़े लड़के का चेहरा दिख रहा था और उसने काले रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी। रेड टार्ज़न इंटरव्यू देने के लिए तैयार था। जैसे उसने हमें देखा, उसने बड़ी सी मुस्कान के साथ हमारा स्वागत किया और बाकी 2 आदमियों को तिरछी नजर से देखा और वो वहां से जाने का इशारा किया। आओ दोस्तों, बैठो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आपकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। आप रेड टार्ज़न ही है ना? मैं नहीं जानता कि इतने बड़े साइज का और कौन आदमी हो सकता है। हाँ, मैं ही हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम क्लेयर है और ये मेरा कैमरामैन है केनी। अगर हम डायरेक्ट ही शुरुआत कर दें तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं? हाँ जरूर, मुझे सीधा काम पर आने वाली लड़कियां पसंद है। मैं मुस्कुराई, लेकिन उसकी इस बात से मुझे उस बात पर बहुत गुस्सा आया था। आप इतने समय से कहाँ थे? आपके बहुत से फैंस को लगा कि शायद आप रशिया चले गए हैं या फिर आप मर चुके हैं। मैं हर जगह था। लोगों को जान से मारना, चोरी करना, कमजोर लोगों को दबाना। उसका जवाब सुनकर मैं दंग रह गई। काल्पनिकता के तौर पर या? काल्पनिकता के तौर पर मतलब? मेरा मतलब है कि आपने सच में किसी को जान से नहीं मारा? मैंने मारा है। ये रिकॉर्डिंग जो हम कर रहे हैं ये डायरेक्टली स्टूडियो जा रही है। क्या आपको गिरफ्तारी से डर नहीं लगता? जब तक तुम लोग इसे चैनल पर डालोगे मैं यहां से निकल जाऊंगा, और अगर पुलिस अभी से टाइम पे आ गई तो फिर मुझे उन्हें बंदी बनाना पड़ेगा। क्लेयर, मुझे लगता है कि ये चीजें हाथ से निकल रही हैं। और आप हमें ये सब क्यों बता रहे हैं रेड? क्योंकि मुझे कैमरा से प्यार है, मुझे टेलीविजन से प्यार है। हो सकता है यूएफसी में मेरा करियर इतना अच्छा ना रहा हो, लेकिन मैं किसी न किसी तरह से मशहूर तो हो ही जाऊंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो आप उन लोगों को कैसे मारते थे? क्या तुम इससे ये सवाल क्यों पूछ रही हो? शुरुआत में मैं काफी खराब था। कुछ वक्त बाद मैं उनकी टांगें तोड़नी शुरू करता और फिर हाथ, और उसके बाद जो जमीन पर बेसहारा पड़े होते तो मैं मुझे उनको खाते हुए देखने पर मजबूर करता। मैं अपने दांतों से उनकी खाल उखाड़ता और पूरे लालच के साथ न खाता। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, इसलिए मेरे लिए ये पता लगाना बहुत ही आसान है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कभी साइकोलॉजी नहीं पढ़ी थी। ये मेरा एक और झूठ था। क्या तुम मुझे झूठा कह रही हो? गुस्से में उसने अपना एक हाथ से मेरा गला पकड़ लिया और उसे दबाने लगा। कोई भी मुझे झूठा नहीं कहता। जबकि वो सिर्फ एक ही हाथ का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं उससे खुद को छुड़वा नहीं पा रही थी। उस आदमी में बहुत जान थी। मेरे अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी और फिर अचानक उसने मुझे छोड़ दिया। उसके दूसरी तरफ कैनी खड़ा था, जिसने उस आदमी की पीठ पर लकड़ी की कुर्सी दे मारी थी। तुमने अभी अभी क्या किया? ओह गॉड, ओह गॉड, ओह गॉड, ओह गॉड! भगवान, भगवान, क्या ये क्रॉस है? क्या तुम जानते हो तुम एक बदजात लड़के हो। मैं भगवान पर विश्वास करने वाले लोगों से नफरत करता हूँ। मुझे कैथोलिक लोगों से घृणा है। मुझे तुम जैसे कमजोर लोग नहीं पसंद। प्लीज मुझे मत मारना, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तो फिर तुम्हें भगवान से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए थी, मुझसे प्रार्थना करनी चाहिए थी बच्चे, मुझसे। मैं द ग्रेट रेड हेयर टार्ज़न, मैं भगवान फेरोन का बेटा हूँ, जो जीसस को मानते हैं, जो मोसाद का जीसस है। वो नरक की आग में जलेंगे। मैं ही हूँ वो जो तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। तुम पापी हो और तुम्हारे अच्छे के लिए तुम पीछे किए गए सभी पापों को यही छोड़ जाओगे और सच्चे भगवान से जुड़ोगे। नहीं नहीं, प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता। क्या नहीं? जैसे ही वो दोनों जमीन पर गिरे, मैंने अपना टेजर फेंक दिया जो मैं अपने साथ लाई थी, कि अगर मुझे किसी मुसीबत से निकलने के लिए उसकी जरूरत पड़े तो मैं उसका इस्तेमाल कर सकूं। और फिर मैं अपने पार्टनर को उठाने के लिए चली गई। बहुत जान लगाने पर मैं उसे किसी न किसी तरह गाड़ी तक लाई और कुछ दूरी पर मैंने दर्द भरी एक दहाड़ सुनी। जितना तेज हो सकता था मैंने गाड़ी चालू की और मैं वहां से निकलने लगा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो हमारे पीछे ही था। वो हमारा पीछा कर रहा था, लेकिन कुछ समय बाद वो बहुत पीछे छूट गया। हे, तुम्हारा एक बार और बहुत बहुत शुक्रिया क्लेयर कि तुमने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं बच्चे, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें वहां अकेले छोड़कर नहीं आती।
बॉस तुमसे बात करना चाहते हैं, वो बहुत गुस्सा हैं। मैं जानती हूं। तुम जानती हो ना कि केविन बस मरने ही वाला था। मैं जानता था कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। तुम धोखेबाज हो। तुम्हारे अंदर कुछ कर दिखाने वाली बात ही नहीं है। मैं जानती हूं बॉस। जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम किस चीज का बलिदान दे सकती हो तो तुमने कहा था कि हर चीज का। उसके बावजूद तुम्हें कैमरामैन की जान दांव पर नहीं लगा पाई। मुझे माफ कर दीजिए बॉस, ये एक परफेक्ट प्लान था। मैं जानती थी कि रेड टार्जन को कैथोलिक से नफरत है और केनी अपनी चेन जरूर पहनेगा। मैं जानती थी कि अगर मैंने टार्जन को ज्यादा उकसाया तो वो फट जाएगा, और मैं ये भी जानती थी कि ज्यादा दबाव में उसका साइको स्वभाव बाहर आ जाएगा। सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था, लेकिन मैं उसे मरता हुआ नहीं देख पाई। क्लियर, ये मौत कैमरा के आगे होने वाली थी। तुम जानती हो कि इससे हमें कितना फायदा होता। तुम तो इंटरव्यू की टेप तक वापस नहीं लाई। तुम एक बार फिर सोच लो कि यह करियर तुम्हारे लिए है या नहीं, और तब तक तुम छोटे मोटे इवेंट कवर करोगी। जी बॉस, सॉरी। केनी ने कुछ ही हफ्तों के अंदर नौकरी छोड़ दी क्योंकि ऑफिस में उसके साथ बुरा बर्ताव हो रहा था, और मुझे वैसा मौका दोबारा कभी नहीं मिला। अब मैं एंटरटेनमेंट पत्रकार हूँ। कभी कभी मैं अपने उस दिन के फैसले के बारे में सोचती हूँ और मुझे अपने फैसले पर कोई खेद नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं क्या, मेरा एक हिस्सा, भले ही छोटा सही, इस बात का पछतावा करता है कि मैंने टार्जन को केनी को मारने क्यों नहीं दिया। जब मैं छोटा था तो मुझे कुश्ती बहुत पसंद थी। मैं और मेरे डैड अक्सर कुश्ती के मैच एक साथ देखा करते थे। वो यूएफसी के बहुत बड़े फैन थे और मुझे कुश्ती के दौरान पहलवानों के द्वारा इस्तेमाल की गई अलग अलग चालें देखने में बहुत मजा आता था। हालांकि हम जाकर कुश्ती देखने के लिए टिकट खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हमारे परिवार में सिर्फ मेरे डैड ही अकेले कमाने वाले थे और मेरी मॉम हम 5 भाई बहनों का घर पर रहकर ख्याल रखती थी। ऐसा नहीं है कि हम गरीब थे, बस हम इस तरह बाहर जाकर इन चीजों पर पैसा खर्च नहीं कर पाते थे। लेकिन मैं अपने जन्मदिन से एक दिन पहले बहुत खुश था जब मेरे डैड ने बताया कि वो मेरे लिए और अपने लिए एक स्थानीय शौकिया प्रकार की कुश्ती प्रतियोगिता की टिकट्स खरीद कर लाए हैं, जो हमारा शहर में वेटरन सेंटर में होने वाली है। इसमें सिर्फ मैं और मेरे डैड जाने वाले थे। हम लोगों को एक दूसरे को कुर्सी से मारते हुए देखने वाले थे और मैं वो वक्त अपने डैड के साथ बिताने वाला था। हम उस जगह पर कुछ देर पहले ही पहुंच गए थे। वहां पर कुछ पहलवान थे जो अपने नाम की टी-शर्ट्स बेच रहे थे और अपने प्रशंसकों से मिल रहे थे। मेरे डैड बहुत ही गर्व के साथ मेरी पीठ थपथपाते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैं जिसकी चाहूं उसकी टी-शर्ट ले आऊं। इसलिए मैं एक आदमी के पास गया जो कोने में बैठा हुआ था। कोई भी और बच्चा उसके पास नहीं जा रहा था, शायद उसके पहनावे की वजह से। वो टूटा फूटा आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर लग रहा था, अगर इस बात का कोई मतलब बनता है तो। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा सूजा हुआ लग रहा था, जैसे उसने खुद को मशहूर अभिनेता के जैसे दिखने के लिए बहुत से इंजेक्शंस लगवाए हों। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब हमारी आंखें मिली तो उसने मुझे देखकर बहुत ही बड़ी और अजीब मुस्कान दी। लेकिन फिर भी मैं उसके पास गया। हे, क्या मुझे एक टी-शर्ट मिल सकती है? हाँ जरूर, क्या नाम है तुम्हारा? चैड। उसने मुझे एक टी-शर्ट दी और पूछा, मुझे एक बात बताओ चैड, क्या तुम्हें मेरे चेहरा जरा पहचाना लगता है? मैं उसे इस तरह के सवाल की उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन एक 10 साल का बच्चा होने के नाते मैंने उसे ईमानदारी से जवाब दिया, हाँ, तुम आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसे लगते हो। बिल्कुल सही। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि मैं उससे बेहतर लगता हूँ। क्या वाकई? उसे मेरे जवाब से पता चल गया कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा था, इसलिए उसने अपनी गिद्ध जैसी आंखों से मुझे ऊपर से नीचे देखा। क्या तुम मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हो चैड? नहीं। तो क्या तुम कभी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से मिले हो? हाँ, एक बार। लेकिन क्या तुम जानते हो कि वो अपनी बॉडी को बनाए रखने के लिए स्टेरॉइड्स लेता है? क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा मतलब है कि वो एक जानवर जैसा है। वो आज जहाँ भी है वहाँ पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। लोग सब झूठी बातें करते हैं। तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। उसने सबसे झूठ कहा है। मैं जानता हूँ उसके जैसा शरीर पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए लोग कहते हैं कि मेरी बॉडी उससे ज्यादा अच्छी है। अब मुझे आर्नल्ड की ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी और मैं समझ गया था कि यही वो आदमी है जो स्टेरॉइड्स लेता है और ना जाने और क्या क्या करता है जिसकी वजह से उसका शरीर खराब हो गया है। मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। हम जब वहां जाकर बैठे तो मैच शुरू हो गया। एक एक करके सभी पहलवान एक दूसरे से कुश्ती करने लगे और हालांकि वो यूएफसी नहीं था, लेकिन फिर भी हमें बहुत मजा आया। लेकिन इस पूरे वक्त जब हमने मैच देखा तो मुझे एहसास हुआ कि आर्नल्ड का वो पागल फैन पूरे वक्त मुझे ही देख रहा था। मैंने उससे उसका नाम नहीं पूछा, इसलिए मैं नहीं जानता कि वो कौन है।
लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब बात मुझे ये लगी कि उसने किसी भी पहलवान के साथ मैच नहीं रखा, बस एक कोने में दर्शकों के बीच बैठकर मुझे देखता रहा। जैसे ही खेल खत्म हुआ, हमें घर जाने का मौका मिला। मेरे डैड और मैं कॉरिडोर से बाहर जा रहे थे जब मुझे एक कोने में वेंडिंग मशीन दिखी। डैड, क्या मुझे एक सोडा मिल सकता है? हाँ जरूर, जाओ जाकर ले लो, मैं यही इंतजार करता हूँ। उन्होंने मेरे हाथ में कुछ पैसे दिए और मैं सीधा वेंडिंग मशीन के पास गया। मैंने अभी मशीन से निकलते हुए सोडे को हाथ में लिया ही पीछे से किसी ने मेरा गला जोर से पकड़ लिया। कोई पूरी जान लगाते हुए मेरा गला पीछे से घोंट रहा था। मैंने वेंडिंग मशीन के शीशे में उस आदमी की शक्ल देख ली जो मेरा गला दबाना चाहता था। ये वही आदमी था। ये आर्नल्ड का वही डुप्लीकेट था जिसे मैंने कुछ देर पहले नजरअंदाज किया था। वो जगह तब तक खाली हो चुकी थी और उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं चिल्ला तक नहीं पा रहा था। मेरी आंखें धीरे धीरे मेरे डैड को ढूंढने लगी और मैंने उन्हें कुछ ही दूरी पर खड़े होकर किसी से फोन पर बात करते हुए देखा। उनकी पीठ मेरी तरफ थी, इसलिए अगर मैं मदद के लिए अपना हाथ हवा में हिला भी रहा था तब भी वो मुझे देख नहीं पा रहे थे। वो पागल आर्नल्ड अपना गंदा मुंह बदबूदार कानों के पास लाया और फुसफुसा कर बोला, क्या अब तुम्हें पता चला कि मैं कितना ताकतवर हूँ? जब भी कोई मेरा मजाक उड़ाता है तो उसे बदले में यही मिलता है। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन नहीं कह पा रहा था। मेरी आवाज मेरे गले में अटक गई थी। मैं डर के मारे हाँफने लगा था। मैं अपने डैड को चिल्लाते हुए आवाज लगाना चाहता था लेकिन उनके फोन पर बात खत्म नहीं हो रही थी। अचानक उस आदमी से खुद को बचाने के आखिरी मौका मेरे दिमाग में आया। मेरे हाथ में सोडा का कैन था। मैंने जोर से अपना हाथ घुमाते हुए वो कैन उसके गाल पर दे मारा। तेज दर्द महसूस होने पर उसने मुझे छोड़ा और उसकी आवाज की वजह से मेरे डैड का ध्यान हम पर पड़ा। उन्होंने मुझे जमीन पर सांस लेने के लिए हाँफते हुए गिरा पाया और मेरे बगल में इस आदमी को अपना गला पकड़े हुए देखा। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। उसने फिर मेरे करीब आने की कोशिश की लेकिन मैंने दूर से ही अपने डैड को उसे धमकी देते हुए और उसकी तरफ भागते हुए सुना, अपना घटिया हाथ मेरे बेटे से दूर रखो। वो उस आदमी पर कूदे और उसके चेहरे पर मुक्के मारने लगे। वो आदमी जमीन पर गिर गया और मैंने अपने डैड को उसके ऊपर बैठे हुए देखा। वो उस पर मुक्के और थप्पड़ों की बरसात कर रहे थे। सुरक्षाकर्मी भागते हुए आए। उन्होंने मेरे डैड और उस आदमी को अलग करने के लिए मेरे डैड को पकड़ा। तब तक उस आदमी का मुंह बैंगन की तरह सूज गया था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और आंख काली थी। पुलिस को फोन किया गया और तब तक सुरक्षा कर्मियों ने इस आदमी पर ध्यान रखा। तब पुलिस ने आखिरकार इस आदमी को गिरफ्तार किया और उसे गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगे तो वो मेरी तरफ देखकर चिल्लाया, मैं ही असली आर्नल्ड हूँ। पूरी दुनिया को ये एक दिन पता चल जाएगा। तुम सब एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं वापस आऊंगा और मैं अपना बदला लूंगा। बच्चे याद रखना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि असली कौन है और नकली कौन। मुझे बाद में पता चला कि आदमी एक बार आर्नल्ड की पार्किंग में घुस गया था और ये वाकई उससे मिला था। उसने न सिर्फ अपनी हदें पार की थी बल्कि उसने आर्नल्ड पर इल्जाम भी लगाया था। मुझे आखिरकार समझ आ गया कि क्योंकि वो आर्नल्ड का ध्यान खुद पर आकर्षित नहीं कर पाया इसलिए उसने उसके बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर दिया और खुद को उसके जैसा दिखने वाला जोकर बना लिया। ये बात जानकर मैं और भी ज्यादा चौंक गया कि आदमी किसी जमाने में यूएफसी का फाइटर हुआ करता था। लेकिन आर्नल्ड की सिक्योरिटी के साथ पंगा लेने के बाद इसने स्टेरॉइड लेने शुरू कर दिए। अपने ऊपर बहुत सी सर्जरीज करवाई ताकि वो उस मशहूर सेलिब्रिटी के जैसा दिख पाए। किसी से नफरत करने की उसकी इस हद ने मुझे बताया कि एक पागल फैन कैसा हो सकता है।